नमस्कार दोस्तों। दिन था 13 जून 2025 का। अचानक से सोशल मीडिया पे बहुत सी धमाके वीडियो वायरल होने लगती हैं, जो सभी ईरान से आ रही थी। उसके कुछ समय बाद ही हमें पता चलता है इजराइल ने राइजिंग लायन ऑपरेशन ईरान पे लॉन्च कर दिया है, जिसके चलते ही इजराइल के 200 से भी ज्यादा विमानों ने ईरान में घुसकर ईरान की 100 से भी ज्यादा जगह पे 330 बम गिराए गए हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है इस हमले में ईरान के काफी सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। और जो भी वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, वो सभी वीडियोस इजराइल के विमानों से किए गए धमाकों की ही है। साथ ही इजराइल इस हमले के पीछे का रीजन ईरान के न्यूक्लियर टेस्ट का परीक्षण था, जिसकी ईरान पिछले काफी लंबे समय से तैयारी भी कर रहा था। इजराइल के अकॉर्डिंग अगर ये टेस्ट पूरा हो जाता तो ईरान इन न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल इजराइल के साथ पूरी दुनिया में कहीं भी कर सकता था, जिसको इस हमले के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, क्योंकि अब इजराइल ने पूरी न्यूक्लियर साइट को तबाह बर्बाद कर दिया है। जिसके बाद ईरान ने भी इजराइल की तेल अवीव सिटी पे मैसिव अटैक कर दिया, और ये अटैक इतना ब्रूटल और मैसिव था कि इजराइल का आयरन डोम भी फेल कर गया, क्योंकि यहाँ ईरान ने इजराइल पे 150 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 100 से भी ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। नाउ ईरान के इस अटैक से इजराइल में 10 लोग मारे गए, जिसकी ईरान ने एक वीडियो भी पब्लिश की थी इन्फॉर्मेशन पास आउट करने के लिए, जिसको इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी कहा जाता है, जो एक्चुअली में हमें भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में कहीं भी दिखाई नहीं दी। दोस्तों, अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये दोनों कंट्रीज आपस में लड़ क्यों रही है। इजराइल को तो गाजा में पहले से ही हमास के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो बीच बीच में ईरान से कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज क्यों आती रहती है। अभी से कुछ टाइम पहले भी हमने सुना था कि ईरान ने इजराइल पे काफी बमबारिंग की थी। आखिरकार यहाँ माजरा क्या है? तो दोस्तों, इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, अभी जो ये कंट्री एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई है, बट एक टाइम ऐसा भी था जब दोनों कंट्रीज एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। आप सबको ये जान के हैरानी भी होगी कि 1948 में जब इजराइल बना था, मुस्लिम कंट्रीज में ईरान टर्की के बाद दूसरा देश था जिसने इजराइल को एक देश के रूप में स्वीकार किया था, और दोनों ही बाहें खोल के इनका स्वागत भी किया था। और 1948 से लेकर 1970 तक ईरान में शाह मोहम्मद रजा का शासन था। दोनों ही कंट्रीज के जो रिलेशन थे वो एक अलग ही लेवल पे थे। सिंपल शब्दों में दोनों ही कंट्री की एक दूसरे से काफी अच्छी मित्रता थी। ट्रेड के साथ साथ दोनों एक दूसरे से इंटेलिजेंस भी शेयर करते थे। यहाँ तक कि दोनों ही कंट्रीज की मिलिट्री आपस में युद्ध अभ्यास भी किया करती थी। आपको ये जान के भी शौक लगेगा कि ईरान की जो खुफिया एजेंसी थी सबक, उसको ट्रेनिंग इजराइल की खुफिया एजेंसी ही दिया करती थी। मतलब अब आप समझ सकते हैं दोनों कंट्रीज एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त थे। बट ये मित्रता दोस्तों ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। साल 1989 में इजराइल में आए इस्लामिक रेवोल्यूशन ने दोनों ही देशों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, जिसके बाद ईरान में शाह की सत्ता जो काफी लंबे समय से चलती आ रही थी उसको खत्म कर दिया गया। जिसके बाद ईरान देश जो फल फूल रहा था, उनके लोगों को पूरी आजादी थी, उनकी महिलाएं खुले में घूम सकती थी। सत्ता बदलते ही अचानक से इस्लामिक रिपब्लिक यानी इस्लामिक गणराज्य में बदल गया, जिसके बाद अयतुल्ला खुमैनी ने ईरान के शासन को अपने हाथों में ले लिया, और इसके बाद से इजराइल और ईरान में दूरियां स्टार्ट हो गई। इजराइल के साथ ईरान की सभी पॉलिसी में बहुत ही तेजी से बदलाव होने लगे। सबसे पहले अयतुल्ला खुमैनी ने इजराइल के दूतावास को ईरान में बंद किया, और उसके ऑफिस को PLO मतलब पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया गया। साथ ही अब ईरान ने इजराइल के वजूद को भी मानने से मना कर दिया, जिसको ईरान ने रिकॉग्नाइज भी कर दिया था। उसके बाद 1982 में जब इजराइल ने लेबनान पे हमला किया, तो ईरान ने भी लेबनान के ही शिया इस्लामिक राजनीतिक पार्टी और अर्धसैनिक समूह हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह के बाद पैलेस्टाइन में हमास, यमन में हुती जैसे संगठनों को पैसा और हथियार देना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने इन्हें पैसे और हथियार ही नहीं दिए, बहुत से ऐसे ग्रुपों को ईरान ने ही खड़ा किया है, ताकि इसराइल को हर तरफ से घेरा और इनके सभी ठिकानों को अलग अलग देशों से अटैक किया जा सके। और ईरान ये सब इसलिए भी कर पा रहा था क्योंकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। ईरान उस समय भी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व करने वाला देश था, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसराइल को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। और ईरान का ये सब करने का एक रीजन ये भी था कि ईरान इसराइल की ताकत को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। अगर वो इसराइल से सीधा लड़ेगा तो कहीं भी ठहर नहीं पाएगा, इसराइल बहुत ही आसानी से उसको धूल चटा देगा। इसलिए ही ईरान इस सभी संगठनों को बना रहा था और फंड कर रहा था ना। वो बेसी बात है, जब ईरान ये सब कर रहा था तो ऐसा हो ही नहीं सकता इसराइल को इसके बारे में पता ना हो। इसराइल को सब पता था, और इसराइल ये सब देख के भी समझ चुका था कि ईरान इसराइल को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश भी करेगा। जिसके बाद स्टार्ट हुए इसराइल के मोसाद के वो ऑपरेशंस, जिसकी आई थिंक जब भी इसराइल की चर्चा होती है तो उन ऑपरेशंस की भी चर्चा की जाती है जो मोसाद ने इसराइल के अस्तित्व को बचाने के लिए चलाए।
जैसे कि 2008 में हिजबुल्लाह के सैनिक कमांडर इमाद मगनिया की कार का बम से उड़ाए जाना हो, या 2020 में ईरान की राजधानी में ही ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे को एक ऑटोमेटिक गन से मार दिया जाना हो। और ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिसके पीछे सीधा सीधा इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का ही नाम बताया गया है। साथ ही इसराइल ने 13 जून को ईरान की जिस न्यूक्लियर साइट को प्लेन से अटैक करके तबाह किया था, उसी लोकेशन पे साल 2010 में साइबर अटैक के चलते इसराइल ने स्टक्सनेट वायरस का इस्तेमाल करके ईरान के परमाणु कार्यक्रम को काफी नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार भी माना जाता है। साल 2018 में भी इसराइल ने हाउस ऑफ कार्ड ऑपरेशन चलाया था, जिसमें सीरिया में जितने भी ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको पूरी ही तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया था। नाउ आई गेस अब आप भी समझ चुके होंगे कि ईरान और इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट कोई आज का नहीं है, ये काफी लंबे समय से ही चलता आ रहा है। इनके और भी बहुत से किस्से हैं, बट अगर उन किस्सों की बात करना स्टार्ट कर देंगे तो ये किस्से कभी खत्म ही नहीं होंगे। और अगर अभी की बात करें तो इसराइल ने अभी ईरान पे अटैक क्यों किया है, तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल बात है। इसराइल काफी लंबे समय से कहते आ रहा था ईरान यूरेनियम को प्यूरिफाई कर रहा है जिससे वो न्यूक्लियर बम बना सके, क्योंकि इसराइल भी ये बात जानता है ईरान इसराइल से सीधे युद्ध में नहीं जीत सकता। कहीं ना कहीं ईरान को इसराइल को हराने के लिए न्यूक्लियर बम चाहिए ही, इसलिए ही इसराइल ने 13 जून को नेतान्ज पे अटैक करके उसको तबाह बर्बाद कर दिया, क्योंकि इसराइल का कहना था कि उनके अनुसार ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के काफी नजदीक था। ना इसराइल ने जब से ईरान पे अटैक किया है तब से ही मिडल ईस्ट में एक बड़ी वॉर का खतरा मंडरा रहा है। खैर आगे क्या होगा वो तो समय ही बताएगा। आप बताइए, आप सबको क्या लगता है आगे ये कॉन्फ्लिक्ट कहां तक जाएगी? क्या हमें सच में एक बड़ी वॉर देखने को मिलेगी या सब शांत हो जाएगा? कमेंट में तो जरूर दीजिएगा। जय हिंद।